भारत के नक्शे पर जब भी नजर डालता हूं, कुछ जगहों पर आकर दिमाग हमेशा अटक जाता है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार। ये राज्य नहीं है, इन्हें हम यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। पर सवाल यह है कि चंडीगढ़ में तो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन दिल्ली में है, और दिल्ली में भी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच आए दिन टकराव की खबरें क्यों आती रहती हैं? ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये सवाल सिर्फ ज्योग्राफिया ही नहीं है, बल्कि ये भारतीय संविधान की खूबसूरती और जटिलता दोनों को दिखाता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, और इसके लिए हमें संविधान के भाग 8 को खंगालना होगा, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक दिए गए हैं। तो आज के हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन साफ है, ये समझना कि केंद्र सरकार इन इलाकों को चलाती कैसे है और क्यों कुछ यूटीज में विधानसभाएं हैं और कुछ में नहीं। चलिए फिर सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हमारे पास इतने सारे राज्य थे ही, तो इन यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट आया कहां से? क्या जरूरत थी इनकी? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब भारत की हिस्ट्री और स्ट्रैटेजी में छिपा है। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग तरह की मजबूरियां और जरूरतें थी। पहली तो थी बिल्कुल प्रैक्टिकल साइज मतलब आकार में छोटे होने की वजह से? बिल्कुल। लक्षद्वीप या दमनदीव जैसे कुछ इलाके इतने छोटे थे कि उन्हें एक पूरा राज्य बनाना न तो आर्थिक रूप से प्रैक्टिकल था और न ही प्रशासनिक रूप से। उन्हें किसी पड़ोसी राज्य में मिलाया जा सकता था, लेकिन उससे एक और समस्या खड़ी होती, जो हमें दूसरी वजह पे लाती है। और वो दूसरी वजह क्या है? कल्चरल आइडेंटिटी, यानी सांस्कृतिक पहचान। पुडुचेरी को ही ले लीजिए, वहाँ लंबे समय तक फ्रांसीसी शासन रहा। उनकी भाषा, आर्किटेक्चर, कल्चर, सब पर उसका गहरा असर है। अगर उसे तमिलनाडु में मिला दिया जाता तो उसकी वो यूनिक पहचान शायद खो जाती। अच्छा। इसी तरह दादरा और नगर हवेली पर पुर्तगाली प्रभाव था, तो इन जगहों की अलग सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए उन्हें सीधे केंद्र के संरक्षण में रखना बेहतर समझा गया। अच्छा, तो पहला कारण हुआ छोटा आकार, दूसरा हो गया अलग कल्चर, और तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण शायद सबसे महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी सामरिक महत्व। हाँ, सामरिक महत्व। कुछ इलाके देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए इतने जरूरी थे कि केंद्र सरकार उनका सीधा कंट्रोल अपने पास रखना चाहती थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका क्लासिक उदाहरण है। समुद्र में उनकी लोकेशन भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है। और हाल ही में बना लद्दाख भी शायद इसी कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल सही। लद्दाख की सीमाएं चीन और पाकिस्तान से लगती हैं, जो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से बेहद संवेदनशील बना देती हैं। इसलिए उसे सीधे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रखना एक सोचा समझा फैसला था। तो आप देखिए, ये व्यवस्था संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता को दिखाती है। उन्होंने समझा कि एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाला सिद्धांत भारत जैसे विविध देश में काम नहीं करेगा। ये तो एकदम साफ हो गया कि यूटीज बनाए क्यों गए। लेकिन अब सवाल यह है कि इन्हें चलाया कैसे जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा क्या है? संविधान का आर्टिकल 239 इस बारे में क्या कहता है? आर्टिकल 239 की भाषा बहुत सीधी और स्पष्ट है। वो कहता है कि हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। एक मिनट, इसका मतलब क्या राष्ट्रपति खुद वहां जाकर शासन करते हैं? ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका व्यवहारिक मतलब ये है कि राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। ये प्रतिनिधि राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर काम करता है और उस प्रदेश का सारा प्रशासन संभालता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, इन प्रतिनिधियों के पद का नाम यानी डेजिग्नेशन हर जगह एक जैसा नहीं होता। हाँ, मैंने भी सुना है। कहीं पर उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर या एलजी कहते हैं और कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर। इनमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब एलजी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली और दमन दीव में उन्हें प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। पदनाम का ये फर्क ऐतिहासिक कारणों और उन क्षेत्रों की जरूरतों पर आधारित है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये दोनों ही राष्ट्रपति के एजेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक यूटी का एलजी किसी राज्य के गवर्नर जैसा ही होता है? नहीं, और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये दोनों पद बिल्कुल अलग हैं।
किसी राज्य का राज्यपाल, गवर्नर, वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वो केंद्र का एजेंट नहीं होता। वो राज्य की चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल यानी एलजी राष्ट्रपति का एजेंट होता है। वो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करता है। यही बुनियादी अंतर है जो केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र के सीधे नियंत्रण को स्थापित करता है। समझ गया। तो ये तो हुआ सीधा साधा एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जहां मामला इतना सीधा नहीं है वो है दिल्ली। यहाँ तो अपनी सरकार भी है, मुख्यमंत्री भी हैं, फिर भी रोज एलजी से टकराव की खबरें क्यों आती हैं? ये कहानी थोड़ी अलग लगती है। ये कहानी सिर्फ अलग नहीं, बल्कि भारतीय संघवाद का सबसे अनूठा और जटिल अध्याय है। और इस कहानी का हीरो या विलेन, आप जो भी कहें, वो है संविधान का अनुच्छेद 239 AA। 239 AA? हाँ। ये तो ओरिजिनल संविधान में नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। इसे 1991 में 69th संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद ने दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया। ये तय हुआ कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां जनता द्वारा चुनी हुई एक विधानसभा होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मतलब राज्यों की तरह यहां भी एक लोकतांत्रिक सरकार होगी। तो फिर समस्या कहाँ है? जब चुनी हुई सरकार है तो उसे काम करने देना चाहिए। समस्या इसी अनुच्छेद के अंदर छिपे एक लेकिन में है। अनुच्छेद 239 AA जहां एक हाथ से दिल्ली सरकार को शक्तियां देता है, वहीं दूसरे हाथ से 3 बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां वापस भी ले लेता है। इसमें साफ लिखा है कि दिल्ली की विधानसभा 3 विषयों पर कानून नहीं बना सकती: पुलिस, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर और भूमि, लैंड। हाँ, और भूमि। एक मिनट, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, ये तो किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी चीजें होती हैं। अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अपनी पुलिस ही नहीं है तो वो कानून व्यवस्था कैसे संभालेगी? ये तो एक तरह से शक्तिहीन सरकार हो गई। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो संवैधानिक व्यवस्था है जो दिल्ली में रोज के टकराव की वजह बनती है। आप सोचिए, दिल्ली की जनता एक सरकार को चुनती है, उससे उम्मीद करती है कि वो सुरक्षा, ट्रैफिक और विकास के काम करे, लेकिन उस सरकार के पास न तो अपनी पुलिस है, न ही जमीन से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार। ये तीनों विषय सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, जिनका नियंत्रण उपराज्यपाल के माध्यम से होता है। तो असल में दिल्ली की कहानी एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रही है। एक राजधानी शहर में स्थानीय लोकतंत्र की ताकत बड़ी होनी चाहिए या राष्ट्रीय सरकार का कंट्रोल? बिल्कुल, संविधान ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, एक हाइब्रिड मॉडल बनाया, और हम रोज उसी रास्ते पर होने वाली खींचातानी को खबरों में देखते हैं। ये एक ऐसा दोहरा शासन मॉडल है जहां शक्तियों की सीमाएं कागज पर तो तय है, लेकिन उनकी व्याख्या को लेकर और इस बात को लेकर कि असल बॉस कौन है, विवाद हमेशा बना रहता है। ये तो हुई दिल्ली की बात। अब हाल के कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले में। 2019 से पहले तो जम्मू कश्मीर एक पूरा राज्य हुआ करता था, एक विशेष दर्जे के साथ। हाँ, 2019 तक जम्मू कश्मीर की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी। लेकिन अगस्त 2019 में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को अप्रभावी बनाने के साथ साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के जरिए उस पूरे राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और वो 2 यूटीज कौन-कौन से बने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल में क्या फर्क रखा गया? पहला बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख, लेकिन दोनों का मॉडल अलग है। जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पुडुचेरी की तरह बनाया गया है, यानी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां भविष्य में अपनी विधानसभा होगी और चुनी हुई सरकार होगी। अच्छा। हालांकि वहां भी दिल्ली की तरह ही कानून व्यवस्था और पुलिस जैसे विषय केंद्र के पास ही रहेंगे। और लद्दाख का क्या? लद्दाख को चंडीगढ़ या अंडमान की तरह बनाया गया है, यानी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां कोई विधानसभा नहीं होगी। वहां का पूरा प्रशासन सीधे केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से चलाया जाएगा। इस विभाजन के पीछे क्या सोच थी? एक ही राज्य को 2 अलग-अलग मॉडल वाले यूटीज में क्यों बांटा गया? इसके पीछे की रणनीति को समझना जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे केंद्र शासित प्रदेशों का ढांचा सरकार को अलग-अलग तरह के भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कितना लचीला विकल्प देता है।
जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने की जरूरत महसूस की गई, इसलिए वहां विधानसभा का प्रावधान रखा गया। वहीं लद्दाख का सामरिक महत्व, खासकर चीन के साथ उसकी सीमा, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम बना देता है। इसलिए वहां सीधा केंद्रीय नियंत्रण रखना ज्यादा जरूरी समझा गया। सही है। अब भाग 8 के 2 और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी संक्षेप में समझ लेते हैं। अनुच्छेद 240 और 241, ये किस बारे में है? ये दोनों अनुच्छेद न्यायिक और विधायी शक्तियों से जुड़े हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि यूटीज में शासन का कोई वैक्यूम न रहे। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ खास केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम या रेगुलेशन बनाने की विशेष शक्ति देता है। तो ये एक तरह से राष्ट्रपति को कानून बनाने की ताकत देता है उन जगहों के लिए। हाँ, एक तरह से ये नियम संसद के कानून जितनी ही ताकत रखते हैं। यह शक्ति इसलिए दी गई है ताकि इन दूरदराज या विशेष जरूरतों वाले इलाकों के लिए जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रशासनिक फैसले लिए जा सकें, बिना संसद की लंबी प्रक्रिया का इंतजार किए। और अनुच्छेद 241 वो किससे जुड़ा है? अनुच्छेद 241 न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा है। यह संसद को अधिकार देता है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अलग हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय बना सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है, जिसका अपना एक बड़ा और व्यस्त हाई कोर्ट है। और अगर किसी यूटी का अपना हाई कोर्ट ना हो तो संसद उस केंद्र शासित प्रदेश को किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रख सकती है। जैसे चंडीगढ़ के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को न्याय से वंचित न रखा जाए। कानून का शासन बनाए रखने के लिए ये मौलिक जरूरत है कि हर नागरिक के पास न्यायपालिका तक पहुंचने का एक साफ रास्ता हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघीय ढांचे का एक अनूठा और बेहद लचीला हिस्सा है। ये कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि हमारे संविधान का एक स्थायी हिस्सा है, जिन्हें खास जरूरतों, सामरिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल देश की एकता और विशेष जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। ये व्यवस्था केंद्र सरकार को उन क्षेत्रों का सीधे प्रबंधन करने की अनुमति देती है जो संवेदनशील हैं, और साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी जैसे मामलों में स्थानीय आकांक्षाओं को भी जगह देती है। ये दिखाता है कि भारत का संघीय ढांचा कितना परिपक्व और बहुआयामी है, जो अलग-अलग चुनौतियों के लिए अलग-अलग समाधान पेश करता है। वाह, ये तो वाकई बहुत दिलचस्प था। हमने केंद्र, राज्य और आज केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भी समझ लिया, लेकिन असली लोकतंत्र की जड़ें तो शायद और भी गहरी होती हैं, गांवों और शहरों की गलियों में। बिल्कुल, और वहीं हमारी अगली चर्चा हमें ले जाएगी। तो हमारी अगली खोजबीन संविधान के सबसे जमीनी हिस्से पर होगी, भाग 9, पंचायतें और नगर पालिकाएं। हम अनुच्छेद 243 के उस जादू को समझेंगे जिसने सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे गांव की चौपाल और मोहल्ले की बैठकों तक पहुंचाया। लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि भारत का संघीय ढांचा जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में शासन की बदलती जरूरतों के साथ किसी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, या किसी राज्य को विशेष परिस्थितियों में केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है? ये ढांचा असल में कितना लचीला है? और एक तथ्यात्मक सवाल भी, क्या किसी को पता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका जवाब जरूर ढूंढिए।